किस एज तक करेक्शन पॉसिबल है अगर बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं? थोड़ा आपका ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो सकता है लेकिन इट्स कम्प्लीटली अचीवेबल। पेरेंट्स को अपने बच्चों को कब लेके आना चाहिए एक डेंटिस्ट के पास? अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कशमाला विद अ न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे डेंटल इश्यूज़ पे और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान। ही इज़ अ स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट एंड ही स्पेशलाइज्ड इन ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर सलमान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि डेंटिस्ट और ये ऑर्थोडोंटिक्स में क्या फ़र्क है? डेंटिस्ट जो है, एक जनरल डेंटिस्ट, वो 4 साल अंडर ग्रेड के बाद हाउस जॉब जब बंदा करता है तो ही इज़ अ डेंटिस्ट। उसके बाद जब स्पेशलाइज आपने करना होता है तो FCPS पार्ट 1 एक टेस्ट होता है, वो आपने पास करना होता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलती है मुख्तलिफ़ फील्ड्स में। तो मेरी फील्ड्स ऑर्थोडोंटिक्स है। मैंने 4 साल ऑर्थोडोंटिक्स में ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेनिंग के बीच में भी एक एग्ज़ाम होता है, IMM कहते हैं, और ट्रेनिंग के बाद पार्ट 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो वो क्लियर करने होते हैं। तो जो इस ट्रेनिंग का पीरियड गुजारते हैं और ये एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं। एक FCPS जो है उसके बाद बंदा बनता है। एक जनरल डेंटिस्ट और एक ऑर्थोडोंटिस्ट में क्या डिफरेंस है? एक जनरल डेंटिस्ट जो है वो 4 साल के अंडर ग्रेड और 1 साल के हाउस जॉब के बाद आप एक जनरल डेंटिस्ट बन जाते हैं। लेकिन जो स्पेशलिस्ट होता है उसके लिए आपको एक FCPS पार्ट 1 टेस्ट होता है, वो पास करके फिर आपको मुख्तलिफ़ फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन मिलती है। और मैंने जिस तरह ऑर्थोडोंटिक्स में किया है तो उसमें 4 साल की स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग होती है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वो ग्रेजुएशन वो 4 साल का टेन्योर गुजार के हम सिर्फ उसी फील्ड में 4 साल गुजारते हैं और उसी में स्पेशलाइजेशन करते हैं और हर किस्म के केसेस को डील करते हैं। अब एक स्पेशलिस्ट जिस तरह एक केस को डील करता है उसमें और एक जनरल डेंटिस्ट जिस तरह डील करता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एक स्पेशलिस्ट आपको जो है अच्छी केयर और कम टाइम में प्रोवाइड कर सकता है। जनरल डेंटिस्ट वो केयर आपको उस लेवल तक नहीं प्रोवाइड कर सकता जिस तरह के आपको एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट या किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट्स आजकल अवेयर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वो स्पेशलिस्ट को सीक आउट करते हैं और आजकल स्पेशलिस्ट से ही ट्रीटमेंट करवाते हैं। ओके, अच्छा, पेरेंट्स को अपने बच्चों को कब लेके आना चाहिए एक डेंटिस्ट के पास? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है कि कुछ बच्चों के दांत लेट निकलते हैं। दांत 4 महीने से लेके 1.5 साल की उम्र तक निकल सकते हैं। तो कुछ पेरेंट्स 6 महीने की एज में अगर बच्चे के दांत नहीं निकलते तो परेशान हो जाते हैं। उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, वो 18 महीने तक वेरी कर सकता है दांतों का निकलना। और दूसरी बात ये, जिस तरह आपने सवाल किया, तो बेहतर तो ये है कि जब दूध के दांत निकल आएँ, जो कि तकरीबन 2 साल की उम्र तक निकल आते हैं, तो आप जो है बच्चे की ओरल हाइजीन, उसका सफाई का ध्यान कैसे रखना है वो जानने के लिए डेंटिस्ट के पास सबसे पहले जाएं। और फिर पीरियोडिकली हर 1 साल बाद अपने डेंटिस्ट के पास जाएं कि कहीं बच्चे का कोई दांत ख़राब तो नहीं हो रहा या उसकी सफाई में के तरीके में कोई मसला तो नहीं है। तो आपको चाहिए कि 3 साल की उम्र से हर साल आप एक बार चेकअप लाजमी कराएँ एनुअली डेंटिस्ट से। किस एज तक करेक्शन पॉसिबल है? अगर बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो किस एज में हम करेक्शन करवा सकते हैं? एज लिमिट क्या है? मैम एज सच कोई इसकी लिमिट नहीं है। आप डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। अगर क्लास 3 फेशियल पैटर्न है, मतलब ऊपर का जबड़ा छोटा है, वो पीछे है, और हम उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम जो है 6 से 7 साल की उम्र में भी लगा सकते हैं ब्रेसिस। और अगर आपका जो मिडल एज है उसमें तो हर किसी को लग सकते हैं। एक मिथ जो मैं काउंटर करना चाहूँगा, वो लोगों ने ये मशहूर कर दिया कि 25 से 30 साल की उम्र के बाद आपको ब्रेसेस नहीं लग सकते और फिर आपके दांत टेढ़े दांत सीधे नहीं हो सकते, उसका इलाज नहीं हो सकता। ये कम्प्लीटली फॉल्स है। जो दांतों का इलाज है वो एज, क्रोनोलॉजिकल एज या न्यूमेरिकल एज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपकी गम्स की कंडीशन पे। अगर आपकी गम्स ठीक हैं और आपकी रूट्स जो हैं वो एक्सपोज नहीं हुई, मतलब आपके गम नीचे नहीं गए हुए और रूट्स आपकी एक्सपोज नहीं, आपके दांत ठीक हैं, तो आप 70 ईयर्स की एज में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 70 ईयर्स की एज, 65 ईयर्स की एज में अक्सर लोगों के दांत निकल जाते हैं और जो बाकी के दांत होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। तो जो फिक्स दांत लगते हैं, जिसको ब्रिज कहते हैं, वो लगाने के लिए आपको उन टेढ़े दांतों को पहले सीधा करना होता है। उसको कहते हैं एडजंक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स। वो हम स्पेशलिस्ट करते हैं कि जो टेढ़ा दांत है पहले उसको ठीक करेंगे, फिर उसके ऊपर और फिक्स दांत लग सकते हैं। तो आप 70 ईयर्स की एज में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये एक कम्प्लीटली फॉल्स मिथ है कि 25 to 30 ईयर्स के बाद आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता ऑर्थो का। आप टेढ़े दांत किसी भी उम्र में ठीक करा। तो फिर एक बच्चे की और एक बूढ़े बंदे की करेक्शन में डिफरेंस क्या होगा? क्या करेक्शन की टाइमिंग में डिफरेंस होगा?
विद एज आपकी जो बोन की डेंसिटी होती है, जितना आपकी जो गाढ़ी होती है बोन, ठीक है, आपकी जितनी एज बढ़ती जाती है आपकी बोन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जितनी बोन डेंस होगी उतनी ही उसमें से दांत को मूव करना थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा मुश्किल तो नहीं होता, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो जो आप जितनी एज लेट होगी थोड़ा आपका ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो सकता है, लेकिन इट्स कम्प्लीटली अचीवेबल। आपका इलाज किसी भी एज में हो सकता है। और जो बच्चे हैं उनकी बोन डेंसिटी थोड़ी कम होती है, तो जब गाढ़ी बोन नहीं होती, थोड़ी लो डेंसिटी की बोन होती है, तो उसमें दांतों को मूव करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है। ओके, मेल्स और फीमेल्स की टीथ अलाइनमेंट और उनकी करेक्शन में क्या डिफरेंस है? जेंडर वाइज ऐसे एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। इन जनरल हमारी पॉपुलेशन में फ़ीमेल्स के दांतों का साइज़ मेल्स के दांतों से थोड़ा कम है, तो इसमें और एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। टाइम दोनों एक जितने लेते हैं। मेल्स की ओवरऑल थोड़ी बोन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मेल्स का ट्रीटमेंट थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकता है बनिस्बत फीमेल्स के। और एक जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है स्मोकिंग, जो मेल्स में ज़्यादा प्रिवेल करती है। स्मोकिंग से ये होता है कि आपकी जो बोन की जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, खून की जो रवानी होती है मसूड़ों में और हड्डी में, वो कम हो जाती है। तो जब वो कम होती है तो फिर उसमें आपके जो दांतों को मूव करने के लिए मेडिएटर्स होते हैं, या खून का उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके दांतों को मूव करने। तो जब वहाँ पर खून की सप्लाई कम होगी तो उन दांतों को मूव करना मुश्किल होगा बनिस्बत उस हेल्दी पर्सन के जो कि स्मोक नहीं कर रहा है, जिसमें खून की रवानी या ब्लड सप्लाई जो है वो नॉर्मल है। उसके लिहाज से उनका ट्रीटमेंट थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेगा और थोड़ा मुश्किल से होगा। बच्चों की कुछ हैबिट्स होती हैं, लाइक वो अपना थंब सकिंग वगैरह करते हैं। इन हैबिट्स से बच्चों की दांतों में कोई फ़र्क पड़ता है? उनकी दांतों की अलाइनमेंट ख़राब हो सकती है इन हैबिट से? जी बिल्कुल, थंब सकिंग एक ऐसी हैबिट है जो कि बहुत कॉमन है और पेरेंट्स उसको बहुत इजीली लेते हैं। और कुछ पेरेंट्स तो ख़ुद जो सकिंग के निपल्स होते हैं वो बच्चों को देते हैं ताकि वो शोर ना करें, लेकिन ये उनके दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह है। जब तक आपके दूध के दांत हैं तो तब तक भी हम क्या विंडो दे देते हैं, लेकिन बेसिकली 3 साल का अगर आपका बच्चा है और वो अब भी अंगूठा चूस रहा है तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इस बिहेवियर को हम नॉर्मल नहीं कहते हैं। 3 साल के बाद आपको चाहिए कि अगर आपका बच्चा आपके बार बार गाइड करने के बाद भी अपनी जो अंगूठा चूसने की आदत है वो नहीं छोड़ रहा, तो आप उसको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास लेके जाएं। ये हैबिट को ब्रेक करना ऑर्थोडोंटिस्ट का काम है। उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। पहले हम भी बच्चे को समझाते हैं, फिर उसको इनाम का लालच देते हैं कि अगर 1 हफ़्ते तक आपने अंगूठा नहीं चूसा तो हम आपको फ़लानी चीज़ इनाम में देंगे। वो कुछ भी हो सकता है जो बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है या उसको जो नीड होती है उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसको रिवार्ड थेरेपी कहते हैं। उसके बाद भी 1-2 चीज़ें हम और ट्राई कर सकते हैं, जैसे कोई बैरियर लगा दें कि थंब के ऊपर आप कोई सनी प्लास्ट वगैरह लगा दें ताकि वो उसको सक ना कर सके, अगर बच्चा विलिंग होता है तो तब। अगर बच्चा विलिंग है और वो इस सब के बावजूद भी नहीं कर पा रहा, तो हम एक अप्लायंस होता है, उसको पैलेटल क्रिप कहते हैं, वो बच्चे के मुंह में लग जाता है। तो उससे वो बच्चा अपना थंब उस पोजीशन पे नहीं रख पाता और बच्चे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट छोड़ देता है। तो ये एक चीज़ है। ये ख़ासकर जब पक्के दांत निकलने से पहले आपने लाजमी करना होता है कि अगर पक्के दांत निकल आएँ और वो तब भी कर रहा हो तो दांतों के बीच में गैप आ जाता है, ऊपर के दांत बाहर आ जाते हैं, नीचे के दांत पीछे चले जाते हैं। तो ये ज़रूरी है। और थंब सकिंग के अलावा कुछ और हैबिट्स हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा। उसमें नेल बाइटिंग आ जाती है। सबसे पहले नेल बाइटिंग बच्चे करते हैं, उससे दांत भी ख़राब होते हैं, नाखून भी ख़राब होते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो माउथ ब्रीदिंग है। वो भी एक कॉमन हैबिट है। बच्चे अक्सर मुंह से सांस लेते हैं। पेरेंट्स भी इस पर गौर नहीं करते क्योंकि उनको भी अंदाज़ा नहीं होता। असल में माउथ ब्रीदिंग बच्चा तब करता है जब बच्चे की नाक में कोई इशू हो, जैसे कि कोई नाक टेढ़ी हो, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम उसको कहते हैं, या उसके अंदर कोई नेज़ल पॉलिप हो, या एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स जो गले में होते हैं वो फूल जाते हैं। अक्सर बच्चों के इन्फेक्शन उसमें हो जाता है। उसकी वजह से बच्चा नॉर्मली नाक के थ्रू सांस नहीं ले पाता, तो वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। मुंह से सांस लेने के भी काफ़ी नुकसानात हैं। एक तो जो आपके सामने की गम्स हैं वो हर वक्त इन्फ्लेम्ड रहती हैं, उनसे खून निकलता है, बच्चे के मुंह से स्मेल आती है। दूसरी बात ये, जब बच्चा मुंह खोल के रखता है तो उस वजह से उसका मुंह वर्टिकल डायमेंशन में ग्रो करना शुरू कर देता है और उस वजह से उसके सामने के दांतों में भी गैप आना शुरू हो जाता है, उसका फेस लंबा हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो ये काफ़ी फेस पे भी इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये 2 हैबिट्स, थंब सकिंग और माउथ ब्रीदिंग, इनको पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे का ध्यान रखें। अगर वो उनका बच्चा इन 2 हैबिट्स में मुब्तला है तो वो टाइमली कंसल्ट करें। अगर
माउथ ब्रीदिंग का इशू है तो फिर बच्चे को आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं ताकि वो डायग्नोज करे कि उसकी नाक में या एडेनोइड्स और टॉन्सिल्स में कोई मसला तो नहीं है जिसकी वजह से वो मुंह से सांस ले रहा है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी जो मैं मेंशन करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच सर। ये थे डॉक्टर सलमान जिन्होंने हमारे साथ डेंटल इश्यूज़ पे बात की। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।